अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और तलबा व तालिबात, रेपर्टरी फाउंडेशन के पिछले 2 लेक्चर्स में मुख्तलिफ होम्योपैथी डॉक्टर्स के हवाला जात दिए और इसके साथ साथ रेपर्टरी में रूब्रिक्स दाखिल करने के लिए फ़ायदेमंद इशारे दिए। रेपर्टरी के तंजीमी ढांचा पर बात की, अलामात के ग्रुप्स, अहम बामुकाबला अमूमी अलामात, मखसूस बामुकाबला अमूमी रेपर्टरीज़ के माबैन तसादम पर वसी तरीके से गुफ्तगू हुई। आज के लेक्चर में हम रेपर्टरी में वक़्त की अहमियत के मुताबिक रूब्रिक्स का इस्तेमाल, रेपर्टरी में प्रपोजिशंस का इस्तेमाल, रेपर्टरी में मोडेलिटीज़ की अहमियत, अलामात में पाई जाने वाली अल्टरनेशंस और कॉन्कॉमिटेंट्स पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आसान होम्योपैथिक रेपर्टरी सीखने का सुनहरी मौका। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम की। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम सबसे पहले वक़्त के मुताबिक बताएंगे कि रेपर्टरी के सेक्शन में वक़्त के मुताबिक किस तरीके से अलामात हमारे पास इकट्ठी होती हैं और हम रेपर्टरी में किस तरीके से अलामात के मुताबिक देखते हुए एक रेमेडी को सिलेक्शन करते हैं। रेपर्टरी में औकात के सेशन में कम से कम किसी भी किस्म की शिकायत के इब्तदाई या इख्तितामी नुकात शामिल होते हैं। इनमें मौसम शामिल नहीं है, जैसे सर्दियाँ, गर्मियाँ या अलामात की ज़ाहिरी शक्ल का होना। ऐसे कौन से अदाद शुमार हैं जो इन रूब्रिक्स के तहत होंगे, जैसे वक्तन फ़वक्तन, अचानक वगैरह। ये सारे टाइम्स मोडेलिटी में आएंगे। हम इसी के तहत हम बात करेंगे कि टाइम मोडेलिटीज़ क्या होती हैं और टाइम के मुताबिक रेमेडीज़ कैसे सिलेक्ट की जाती हैं। एक ख़ास अलामत की ठोस कमी पेशी के तौर पर इंतहाई वाज़े वक़्त के अलावा, जैसा कि सर दर्द शाम 6 बजे, जहां वक़्त का ताल्लुक किसी ख़ास सूरत हाल से होता है, वहां कई तरह के आम औकात भी होते हैं। सबसे ज़्यादा आम वक्त का बाब जर्नल्स के बाब में पाया जाता है और कैंट रेपर्टरी में इस्तेमाल होता रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जनरल्स मॉर्निंग। अब ये अमूमी अलामत है लेकिन मॉर्निंग में पाई जा रही है। इसमें मरीज़ की हालत की अमूमी ज़्यादती और दिन के एक मखसूस वक्त में या अलामात की अक्सरियत की वजाहत की गई है। बोनिंगहाउसन ने बाब दिमाग या दिमाग के चैप्टर के लिए वक्त टाइम को एक और यकसा तौर पर अमूमी किस्म का वक्त मुतारफ़ कराया था, जहां आपको जहन सुबह जैसी आम औकात मिलती हैं, जिसका मतलब अमूमी कमी पेशी है जो मरीज़ की जहनी व जज्बाती हालत के सिलसिले में शिकायत की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पेश करती है। अबवाब की सतह पर मज़ीद 3 जनरलाइजेशंस मिल सकती हैं। यहाँ औकात भी हेड रूब्रिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं, जैसे स्टूल मॉर्निंग। अब स्टूल का ताल्लुक मॉर्निंग के साथ है, सुबह के साथ है, तो इस तरीके से ये हेड रूब्रिक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले वो अबवाब या चैप्टर्स हैं जो मरीज़ की अपनी शिकायत से मुतल्लक हैं। मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे एक, इसको नोट करिएगा। वर्टिगो, कफ, एक्सपेक्टोरेशन, चिल, फीवर एंड परस्पायरेशन। ये रूब्रिक्स आसानी से बढ़ती हुई शिकायत और या दी गई शिकायत के इजहार के लिए खड़े हैं। कैंट ने इन रूब्रिक्स को इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि चैप्टर्स, जैसे हम बात करते हैं चैप्टर, अब चैप्टर्स क्या हैं, बाब क्या है, अबवाब क्या हैं। कैंट रेपर्टरी हो या सिंथेसिस रेपर्टरी हो, तो हम इसमें बात कर रहे हैं चैप्टर्स की, यानी स्टूल, रेस्पिरेशन, बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, जहां औकात के सिलसिले में किसी भी किस्म की शिकायत का सामना करना पड़ता है, जो एक उम्दा तजरीदी अमल है। पखाना के लिए इसका ताल्लुक बू, रंगत वगैरह से हो सकता है। बिलाखिर सर से पांव तक का स्कीमा, ये सर से पांव तक का स्कीमा डॉक्टर हानीमन का स्कीमा है। इसी तरीके से हर रेपर्टरी लिखी जा रही है। कैंट ने भी इसी तरीके से रेपर्टरी को फॉलो किया। सच एज हेड, फेस, स्टमक एक्सेट्रा से मुकामी अबवाब में औकात हेड रूब्रिक्स के तौर पर मिलता है। यहाँ एक बार एक सिम्टम को दोबारा से देखते हैं। लाइक स्टमक मॉर्निंग, मॉर्निंग का ताल्लुक स्टमक के साथ और स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग में एक वक्त मुकर्रर है। उस वक्त इस जगह पर किसी भी शिकायत को बड़ी अमूमियत के तौर पर जाहिर करता है। औकात की आखिरी 2 अमूमियात को बोनिंगहाउसन ने मुतारफ़ कराया था। तमाम
वक्त के निज़ामुल औकात इसी मेयार के मुताबिक फार्मेट किए जाते हैं। वो जो फार्मेट किया जाने वाला सिस्टम है उसमें हम AM PM के हवाले से लिखते हैं कि AM है या PM है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 5 PM तो इसका मतलब है कि ये शाम के 5 हैं, और अगर 5 AM है तो इसका मतलब है कि सुबह के 5 हैं। बैनुल अक़वामी टाइम टेबल के मुताबिक वक्त को इस फॉर्मेट में तब्दील किया गया है। अब जब पहले इस्तेमाल किया जा रहा था AM या PM के हवाले से, लेकिन अब 0 से 24 आवर्स की तरफ हम लेके चले गए हैं। अब उसमें 17 आवर्स की अगर बात होती है तो इसका मतलब है कि 5 बज चुके हुए हैं, और अगर इसी तरीके से मॉर्निंग में होते हैं तो मॉर्निंग में 0 से आगे जो बात चलेगी वो लेके चलते हैं। इसी फॉर्मेट में हम अपनी अलामतों को ज़ाहिर करते हैं। वक्त की अलामात को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन ठोस तरीके से नोट करें ताकि अलामात मुदरजा वाला साख्त में फिट हो जाएं। मिसाल के तौर पर अलामत को ऐसे मत लिखें। अब एक अलामत जो लिखी जाने वाली है लास्टिंग अनटिल 17 आवर, लेकिन अगर यही चीज़ हम लिखते 17 आवर अनटिल, तो इस तरीके से अलामत जो है वो रेपट्री में हम पुट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से हम रेपट्री में अपनी अलामत को पुट करते हैं तो हमें वो मतलूबा रेमेडी नहीं मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। अगर अनटिल किसी अलामत की नई सतह पर मौजूद है तो इसको भी वक्त के तौर पर समझा जाता है। मिसाल के तौर पर 17 और अनटिल, तो यहाँ पर अनटिल एक अलामत में अनटिल वक्त के तौर पर ही शुमार होगा। दिन के मुख्तलिफ हिस्सों की दर्जाबंदी को बेहतर तरीके से तरतीब दिया गया था। तमाम घंटों की तादाद में इजहार किया जाता है, लेकिन तादाद में किसी और अलामत का इजहार नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर डू नॉट राइट 6th रिब बट राइट 6th रिब। अगर हम बात करें लिखने में तो जो लिखा हुआ है डू नॉट राइट 6th रिब, हम 6th रिब का फिगर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमें लिखना पड़ता है तो हम 6th रिब जो है वो इंग्लिश वाला जो 6th रिब लिखा जा रहा है उसी तरीके से लिखेंगे। तो रेपट्री या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी है वो हमारी रूब्रिक को पुट करेगा और उसी तरीके की सिम्टम को मद्देनजर रखते हुए हमें एक बिल मिसल रेमेडी तलाश करके देगा। इससे कंप्यूटर में अलामत तलाश करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वक्तन फवक्तन एक डैश और खाली जगह शामिल करें, जैसे 10 स्पेस 11 जो एक बार फिर इन अलामात को तलाश करने की इजाज़त देता है। ये कंप्यूटर का कुलिया है। अगर हम कंप्यूटर में डैश या स्पेस देते हैं तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर उस पर और ज़्यादा गौर फिक्र करता है और अलामात के मुताबिक हमारी एक बिल मिसल रेमेडी जो है वो हमें ढूंढ कर देता है। तो इस तरीके से इस कुलिया को भी मद्देनज़र रखते हैं। अब टाइम्स के बाद सबसे बड़ी जो रूब्रिक या सिम्टम हमें मिलती है वो मोडेलिटीज़ के हवाले से है। हम मोडेलिटीज़ को ये पूरी मेडिसिन जितनी भी हमारी मेडिसिन मटीरिया मेडिका हमारे भरे पड़े हैं 100 के हिसाब से मटीरिया मेडिकास लिखे गए हैं, तो हर मेडिसिन पे एक मोडेलिटीज़ कंटेन कर रही होती है, उसी पे कंसंट्रेशन होती है, इसी मोडेलिटीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। अब मोडेलिटीज़ रेपट्री में भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पर हम जनरल रिमार्क्स देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम रेपट्री की बात करें या मोडेलिटी की बात करें तो मोडेलिटी में हमें एग्रावेशन की तरफ जाना पड़ता है। एग्रावेशन को देखें, एग्रावेशन या ज्यादती का अक्सर जिक्र नहीं किया जाता। चेक करें कि आया रूब्रिक के मायने वाजे हैं या नहीं। अगर आप और कमी बेशी को उल्ट तरीके से पढ़ते हैं तो जैसे कि अलामत एक्स का सबब बनना और ज्यादती एग्रावेशन, मिसाल के तौर पर सर दर्द लेटने से हम इस अलामत को इस तरह पढ़ेंगे, लेटना सबब बनता है या एग्रावेशन होती है या ज्यादती होती है सर दर्द में। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एग्रावेशन की बात कर रहे हैं या मोडेलिटीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लेटना जो है वो सबब बन जाता है सर दर्द का, यानी कि सर दर्द उस वक्त होगा जब लेटा जाएगा या पेशेंट लेटता है तो उस वक्त सर दर्द एग्रावेट कर जाएगा या ज्यादती होगी। ताहम कोई भी रूब्रिक जिसमें एक सब रूब्रिक शामिल हो सकता है, कमी होना यानी एमेलियोरेशन और कुछ दीगर सब रूब्रिक्स के पास ज्यादती या एग्रावेशन जरूर होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी रूब्रिक में लिखा जा रहा है या कोई रूब्रिक लिखा जा रहा है तो उसमें एग्रावेशन या एमेलियोरेशन का कोई ना कोई अंसर लाजमी होना चाहिए जिसका एक अलग लेवल के तौर पर जिक्र किया गया है। एक नई अलामत सांस लेने में ज्यादती को पैदा ना करे, लेकिन सांस लेने में शिद्दत। इसकी वजह यह है कि ज्यादती को बतौर उन तमाम रूब्रिक्स को इकट्ठा करना मुमकिन है जिसमें एग्रावेशन की निशानदेही होती हो और दीगर रूब्रिक्स जैसे एमेलियोरेशन पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्रावेशन और एमेलियोरेशन की सूरत में इन अलामात पर गौर करते हैं। जनरल्स ब्रीदिंग डीप,
एग्रेवेटेड, जनरल्स ब्रीदिंग डीप, एमेलोरेशन। नोट करें यहाँ पर अगर एग्रेवेशन यहाँ एक अलग लेवल के तौर पर खत्म हो जाए तो गहरी सांस लेना का मतलब है मर्ज में ज्यादती हुई है। एग्रेवेशन के बाद हम बात करते हैं एमेलोरेशन की। एमेलोरेशन यानी कि कमी अक्सर अलामात की आखिरी सतह होती है। कमी की अगर बात करें, एमेलोरेशन की बात करें, इसका मतलब है कि अब अलामात एंड प्रोडक्ट की तरफ जा रही हैं, एंड स्टेज की तरफ जा रही हैं, यानी ठीक होने की तरफ जा रही हैं। खास तौर पर अगर अबहाम पैदा होता हो उन सब रूब्रिक्स के बारे में जिस पर ये कमी यानी एमेलोरेशन मुनहसर है। मिसाल के तौर पर पेन, स्टिचिंग, वॉकिंग, एमेलोरेशन, ओपन एयर। क्या अलामात के मशकूक इजहार पर एमेलोरेशन का इतलाक होता है? एक सवाल है कि क्या अगर हम देखें ये एमेलोरेशन का जो इतलाक हो रहा है, जो ऊपर हम बात कर रहे हैं, पेन, स्टिचिंग, वॉकिंग, एमेलोरेशन, ओपन है, तो क्या इन अलामात पर कोई ऐसा इजहार होता है या ऐसा इतलाक होता है कि एमेलोरेशन होगी? जैसे चलना या खुली हवा में। ये मटीरिया मेडिका डॉक्टर हानीमन ने सूजा के अंदर एक सिम्टम लिखा, प्रिकलिंग पेन इन द मसल्स ऑफ द चिक ओनली व्हेन वॉकिंग इन द ओपन एयर, यानी अलामत यह है कि खुली हवा में चलना के तौर पर तब्दील हो गई। अब अलामत है तो अलामत क्या है? प्रिकिंग पेन इन द मसल्स ऑफ द चिक। लेकिन कहाँ पे आगे इसकी एमेलोरेशन या ज्यादती हो रही है? ओनली व्हेन वॉकिंग इन द ओपन एयर। और यहाँ पे आके इसका एक एमेलोरेशन वाला जो पॉइंट है वो मिल रहा है कि ये जब खुली हवा में चलता है तो उस वक्त इसकी अलामत जो है वो कमी की तरफ जाती है, एमेलोरेशन हो रही है। इसको मटीरिया मेडिका से भी हम अखज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर एक इतराज पैदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कोई खाना, किसी भी किस्म का खाना है, उसमें एमेलोरेशन पाई जा रही है। इस किस्म के खाने की तफसीलात जैसा कि जनरल्स, हम जनरल्स के चैप्टर में जाते हैं, फूड का चैप्टर हम ओपन करते हैं, उसमें रेपिटरी में हम देखते हैं कि फूड की कितनी इकसाम है और फूड में कितने सब रूब्रिक्स और रूब्रिक्स पाए जा रहे हैं। किसी भी किस्म के खाने के 4 सब रूब्रिक्स होते हैं, यानी कि खाने में एग्रेवेशन भी है, खाने में एमेलोरेशन भी है, खाने की एवर्जन भी है और खाने में डिज़ायर भी है। अगर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो तो उनको सब रूब्रिक्स के तौर पर शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस तरह से अलामत मत लिखें, जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम किसी बात की वजाहत करना चाह रहे हैं या कोई खाने पीने की बात हो रही है तो यहाँ पे रेपिटरी में जो एंटर करनी है अलामत, जो सिम्टम अलामत एंटर करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? जनरल्स। इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इस तरीके से सिम्टम को कभी भी रेपिटरी या कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में हम नहीं एंटर करेंगे। अगर हम इस तरीके से अलामत को यानी इस रूब्रिक को रेपिटरी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं तो हमें हमारी मतलूबा रेमेडी नहीं मिलती। हमें किस तरीके से नहीं लिखना वो भी बता रहा हूँ और किस तरीके से लिखना वो भी बताता हूँ। जनरल्स, फूड, ऑलिव ऑयल, एग्रेवेशन, नॉर, ऑलिव, एग्रेवेटेड ऑयल। लेकिन इस अलामत को ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे लिखेंगे जैसे तेल का किसी एक किस्म के साथ ताल्लुक बनता है, जैसे ये नीचे अलामत में वाज़े है। ऑयल, एग्रेवेशन या एग्रेवेटेड ऑलिव। अब हमें पता चल गया कि एक ऑयल है, वो कौन सा ऑयल है जिससे एग्रेवेशन हो रही है? वो ऑलिव ऑयल है। इसमें ओलेंडर ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक हमने इंडिकेटर दे दिया, इंडिकेशन दे दी कि ऑयल एग्रेवेट कर रहा है, लेकिन ऑयल कौन सा है? वो ऑलिव ऑयल है। सब एक जैसे ही लिखते हैं, जितनी भी रेपिटरीज हैं उनमें सभी एक जैसे ही अलामात को लिखते हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जैसे कि ये सिम्टम भी लिखा हुआ है, एब्डोमेन पेन, मिल्क, एमेलोरेटेड वार्म। अब इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, इसमें कौन सी चीज एमेलोरेशन कर रही है और कौन सी वार्म कर रही है। तो इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, इन तरीके से अलामात को नहीं लिखना चाहिए। हमें जो लिखने का कुड़िया है वो हम जैसे ऊपर बता चुके हैं कि किसी सिम्टम का किसी दूसरे सिम्टम के साथ लाजमी तौर पर ताल्लुक बनना चाहिए। जैसा कि मुदर्जा वाला पैराग्राफ में बयान किया गया है, इसका इतलाक दूसरे केसेस में भी किया जा सकता है और इसके अलावा तमाम ज़ेली रूब्रिक्स यानी सब रूब्रिक्स के माबैन इस फर्क के बरक्स फर्क पैदा होता है जिसमें एमेलोरेशन की निशानदेही होती है। एंड अपनी रेपिटरी में अक्सर औकात एग्रावेशन और एमेलोरेशन को एक खास अलामत के तौर पर हवाला देते हैं, लेकिन एग्रावेशन और एमेलोरेशन भी एक आम कमी बेशी के तौर पर मौजूद होती है। अमूमी एग्रावेशन और एमेलोरेशन एक ऐसी तर्ज अमल है जो सिर्फ एक मखसूस शिकायत पर लागू नहीं होती। जैसे हम ये सिम्टम दे रहे हैं, इसमें देखें, हेड पेन, फॉरहेड मोशन, एग्रावेशन। लेकिन अलामात के एक बड़े गिरोह पर इतलाक हो सकता है। कैंट रूब्रिक्स जर्नल्स के बाब में सबसे ज्यादा आम पाए जाते हैं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा बाब ही अमूमियात पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें बयान करदा कमी बेशी पूरे तौर पर मरीज से ताल्लुक रखती है।
दूसरी किस्म इस तरह की अमूमी कमी बेशी दिमाग के बाद में पाई जा सकती है और इसे बोनिंघाउसन ने अपनी रेपर्टरीज में मुतारफ कराया था। जहां अद्वियात की फहरिस्त दी गई है वहां कुछ मोडेलिटीज जो आमतौर पर ज़हनी या जज्बाती हालत पर असरअंदाज होती हैं बयान की गई हैं। एक तरह से केंट ने अपने ज़हनी रूब्रिक्स का इस्तेमाल इसी नुक्ता पर पेश किया, जैसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम, मिसाल के तौर पर माइंड, राइटिंग, एग्रावेशन। अब यहाँ पे माइंड कब एग्रावेट कर रहा है? जब राइटिंग का सिलसिला बनता है तो राइटिंग में एग्रावेशन माइंड में हो रही है, यही इसकी मिसाल है। एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट्स का मसला या एलिमेंट्स क्यों आई है या उसकी पेचीदगी क्यों आई है, कोई काम करने लगा है तो उसकी वजह से आई है, तो इसलिए माइंड राइटिंग एग्रावेट कर रहा है। ये इसकी एक आम सी मिसाल है। सबसे ज्यादा कसरत से अमूमी कमी पेशी दूसरे अबवाब में हेड रूब्रिक्स के तौर पर पाई जा सकती है, जहाँ मोडेलिटी का ताल्लुक किसी भी शिकायत से हो सकता है। जनरलाइजेशन का लेवल केंट ने इस्तेमाल नहीं किया था, इसे तो बोनिंघाउसन ने मुतारफ करवाया था। इन मिसालों पर गौर करें, जैसे कि स्टमक, याइन, एग्रावेशन, विजन, रबिंग, एमेलरेशन। यानी कि स्टमक की कोई भी सिम्टम है, स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो याइन करने से, दवाइयां लेने से उसमें एग्रावेशन हो जाती है, और विजन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें रबिंग करने से एमेलरेशन हो जाती है। तो ये इस तरीके की अलामात में मोडेलिटी जो है हमें मिलती है। अब मोडेलिटीज के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, एक रेपर्टरी के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेपोजिशंस क्या है। अब प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशंस वो हरफे रब्त हैं जो एक का ताल्लुक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि हरफे रब्त का जिक्र अक्सर नहीं किया जाता, इसलिए कि वो अलामात के मायने में इजाफा नहीं करते हैं। ये खास तौर पर वो अल्फाज कौन से हैं, वो हरफे रब्त हैं कौन से, वो प्रेपोजिशंस हैं कौन सी जो रेपर्टरी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो इस्तेमाल भी होती हैं और उनका कोई मायने में कोई इजाफा भी नहीं होता। तो वो कौन से अल्फाज हैं? उनमें व्हेन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ऑन, व्हाइल, ये अल्फाज ऐसे हैं, प्रोपोजिशंस ऐसी हैं जो कि रेपर्टरी में इस्तेमाल होती हैं। इस जैसे अल्फाज हरफे रब्त के तौर पर लागू होते हैं, जहां हकीकत में इन हरफे रब्त का मतलब सिर्फ भर जाता है या असबाब होता है। जैसे मिसाल के तौर पर राइजिंग ऑन। अब अगर हम बात करें राइजिंग ऑन, हम सिर्फ राइजिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन राइजिंग ऑन क्या है? उठने से कोई चीज जो है, कोई मसला बढ़ जाता है। लेइंग वाइल, अब लेइंग वाइल से या एमेलियोरेशन हो रही है, या लेइंग वाइल से या तो एमेलियोरेशन हो रही है या फिर उसमें एग्रावेशन हो रही है, तो हम लेइंग भी लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग फ्रॉम, ड्रिंकिंग, डांसिंग व्हेन, डांसिंग। तो ये हम इस तरीके से सिंगल लफ्ज भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हमें जाकर कहाँ पे मिलती है? एग्रावेशन या एमेलियोरेशन के साथ जाकर कनेक्ट होती है। तो इन रेपर्टरी के अंदर इन प्रेपोजिशंस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी बड़ी एहतियात से किया जाना चाहिए। इसके बरक्स राइजिंग आफ्टर को इसी तरह रहना है। मिसाल के तौर पर हेड पेन, स्टिचिंग, मॉर्निंग, राइजिंग। इसका मतलब ये है कि सर में दर्द बढ़ रहा है या बढ़ता है। आप ये कह सकते हैं कि राइजिंग ऑन, यानी कि सर सुबह जब उठता है, सुबह उठे, रात को जब भी राइजिंग ऑन जब भी उठेगा उस वक्त दर्द बढ़ जाएगा। यानी हेड पेन, स्टिचिंग, मॉर्निंग, राइजिंग आफ्टर। अब सर में दर्द कैसा होगा? स्टिचिंग की तरह का होगा, चुभन वाला होगा। कब होगा? मॉर्निंग में। कब होगा? जब उठने के बाद का, उठने के बाद का मसला, जैसे ही उठा उसके बाद उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि बिस्तर से उठने के बाद ही सर दर्द शुरू हो जाता है। मोडेलिटीज हरूफे तहज्जी के मुताबिक तरतीब दी गई है। अब रेपर्टरीज के अंदर जो मोडेलिटीज की बात हम करते हैं तो मोडेलिटीज हरूफे तहज्जी के हिसाब से चली है, जैसे कि A to Z ही चली है। सिंथेसिस रेपर्टरी के साबका वर्जन में दिए गए अल्फाज बिफोर, ड्यूरिंग, व्हेन, आफ्टर को मुस्तस्ना हासिल थी, लेकिन इसके वर्जन 8 में जब कंप्यूटर के जरिए दर्जाबंदी की गई तो इन अल्फाज में तरामीम हो गई थी। नीस, एग्रावेशन और एमेलियोरेशन वर्जन 8 के बाद से मोडेलिटीज को हरूफे तहज्जी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। ये खुद मोडेलिटी पर भी मुनसर है कि ड्यूरिंग और इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर टूल, ड्यूरिंग, एग्रेवेशन, और बेटर कब होता है? ईटिंग व्हेन, जब खाना खाता है उस वक्त बेहतर हो जाता है। तो ये जो प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हो रही हैं ये भी मोडेलिटीज की ही इकसाम को पेश कर रही हैं। रेपर्टरी की जुबान में जो भी सबसे ज्यादा मुनासिब अल्फाज हों इस्तेमाल करें या इस्तेमाल किए जाते हैं। मनफी मोडेलिटी का इन्हिसार हमेशा मुखालफत पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा मुस्बत मोडेलिटी, जैसे मिसाल के तौर पर एमेलियोरेशन, नॉट एमेलियोरेट, अल्टरनेशंस। जब हमने टाइम की बात की, टाइम्स के बाद हमारे पास मोडेलिटीज आई, मोडेलिटीज के बाद हमारे पास प्रेपोजिशंस आई। अब प्रेपोजिशंस के बाद अल्टरनेशंस भी इस्तेमाल होती हैं, जो हम अपने इंट्रोडक्शन में दे चुके हैं कि अल्टरनेशन भी रेपर्टरी में बहुत जगह पर पाई जा रही होती है, बहुत सी जगहों पर पाई जा रही होती है, जो कि अदल बदल कर बारी बारी सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये भी मोडेलिटीज को जाहिर कर रही होती हैं। अगली सतह के साथ बारी बारी या अदल बदल कर
अलामात लिखी जाती हैं या लिखते हैं अदल बदल कर, या एक के बाद दूसरा एक मोडेलिटी है या दूसरी तरह की एक मोडेलिटी है, और इन मोडेलिटीज़ के माबैन हरूफ तहजी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आफ्टर एयर, अब क्या है, हवा लगने के बाद जो भी चीज़ आ रही, अल्टरनेशन की बात आ रही है। अब किसके बाद, आफ्टर एयर, ये अल्टरनेशंस पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सी अल्टरनेशंस आगे देखते हैं। रेपर्टरी पूरी जो है हमारी सिंथेसिस हो, कैंट हो, जो भी लिखी जा रही है आज तक रेपर्टरी, उसमें अल्टरनेशंस भरी पड़ी हैं। यहाँ मुतरादिफ रूब्रिक से बचना चाहिए। एक हवाला देने वाला रूब्रिक दूसरी अलामत की तरफ इशारा करता है जिसमें सिर्फ एक ही दवाई होती है। अगर मुमकिन हो तो मुतासरा अज़ा की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए रूब्रिक्स के साथ दवाई का इंतखाब किया जाए। जैसे खारिश और दमा के माबैन अदल बदल कर अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे चेस्ट, रेस्पिरेशन, अस्थमेटिक। तो ये जो सिम्टम हमें मिल रहे हैं, अदल बदल कर जो सिम्टम हमें मिली हैं, अल्टरनेट होकर सिम्टम मिले हैं, तो इनके तहत ही हमें सिम्टम मिलते हैं। रेपर्टरी के अंदर चेस्ट, रेस्पिरेशन, अस्थमेटिक के तहत मिलेंगे। और ये अलामत स्किन इरप्शन के तहत नहीं मिलेगी क्योंकि दमा ज़्यादा अहम शिकायत है। अब इसी तरीके के रेपर्टरी फाउंडेशन में सीखने का या हमें सिखाने का मकसद हमारा यही है कि हम अपने आने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को ये समझा सकें कि आपने रेपर्टरी के अंदर अपने रूब्रिक को, अपने सिम्टम को एंटर कैसे करना है। अब अगर हम लोग स्किन इरप्शन की बात करते रहेंगे तो हमें कभी भी मतलूबा दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम चेस्ट, रेस्पिरेशन और अस्थमेटिक की बात करेंगे तो ये जो अल्टरनेटिंग वाले सिम्टम्स हैं वो उस तरीके से एंट्री होने के बाद हमें एक बिलमिसल रेमेडी मिल जाएगी, सिमिलर रेमेडी मिलेगी। दवाई की पोजीशन के इंतखाब के लिए दूसरा मेयार ये है कि ज़्यादा फाल या ज़्यादा जारहाना इजहार करने वाली अलामत को तरजीह दें, यानी कि जो ज़्यादा फंक्शनल है या जो ज़्यादा एग्रेसिव या एग्रावेटेड सिम्टम है उसकी अलामत को, उस अलामत को तरजीह देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मोरोज एंड चेयरफुल, ये अल्फाज दोनों ही मुतहरक हैं, दोनों ही एक्टिव अल्फाज हैं, लेकिन मोरोज ज़्यादा जारहाना है, वरना बेतरतीब अलामात का फैसला कर ले। मिसाल के तौर पर सैडनेस अल्टरनेटिंग विद ट्रैंक्विलिटी, उदासी का सुकून के साथ अदल बदल कर आना। अगर अदल बदल में किसी खास लोकलाइजेशन में हसासियत शामिल हो तो पहले लोकलाइजेशन लिखें। यही बात हम कर रहे हैं कि अगर अल्टरनेशन हम लिख रहे हैं या कोई अल्टरनेशन हमारे पास आ गई है या पेशेंट ऐसा है जिसने हमें अल्टरनेशंस बताई हैं, तो हम उन सिम्टम्स को अल्टरनेट करते हुए वो सबसे पहले चीज़ क्या लिखेंगे, कोई भी लोकलाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनिक जो मसला बन रहा है, जो ऑर्गेनिक सिम्टम हमें मिल रही हैं, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। और लोकलाइजेशन को सबसे पहले लिखने का मकसद हमें रेपर्टरी में अच्छी मेडिसिन निकालने के लिए मकसद होता है। अल्टरनेटिंग विद हार्ट स्टिचेस इन द, ये भी नोट करें कि लोकलाइजेशन वर्जन 8 के बाद पहले बड़े हरूफ के साथ लिखी गई है। जैसे हमने ऊपर एक सिम्टम लिखी हुई है अल्टरनेटिंग विद हार्ट स्टिचेस इन द। अब जो अल्टरनेशन है और जो हमने लोकलाइजेशन की बात की है, अल्टरनेशन तो है हमारे पास, लेकिन जो लोकल सिम्टम है वो हार्ट का सिम्टम है। ये एक रीजन पे है, हमें पता है कि ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पाया जा रहा है और हम वहाँ पर हार्ट के रीजन में जाकर, ऑर्गन पे जाकर हमें स्टिचेस महसूस हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हार्ट जो है, हम कैपिटल वर्ड जो उसका पहला हर्फ होगा, इंग्लिश वर्ड होगा, वो हम कैपिटल लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सिम्टम जो है ज़्यादा अहमियत की हामिल है या लोकलाइजेशन वाली सिम्टम मौजूद है। यहाँ अमूमी तौर पर तब्दीलियाँ भी आती हैं, जहाँ अमूमी शिकायत को दूसरी अमूमी शिकायत के साथ तब्दील किया जाता है। इस तरह की अमूमियत अक्सर बोगर, बोनिंगहॉसन रेपर्टरी BG2 में और एसर फाटक की रेपर्टरी में अक्सर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इन अलामत पर गौर करें। इन कंप्लेंट्स ऑफ स्किन अल्टरनेटिंग विद अदर सिम्टम्स। अब इसी तरीके का सिम्टम दूसरा देखें, हेड कंप्लेंट्स ऑफ हेड अल्टरनेटिंग विद स्टमक कंप्लेंट्स ऑफ। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है और इसमें अल्टरनेशन के साथ साथ लोकलाइजेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम स्टमक का जो पहला वर्ड है, जो एस है, हम उसको कैपिटल लिखेंगे। और इसी तरीके से हमने ऊपर एक बात की है, कंप्लेंट्स की हम बात की, स्किन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें स्किन के हवाले से बात मिल रही है, तो हम स्किन के सिम्टम को लिखेंगे। अब हम
अल्टरनेशन के बाद कॉन्कॉमिटेंट्स की बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सिम्टम को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास हम टाइम मोडेलिटी की भी बात करते हैं, लोकेशन सेंसेशन की भी बात करते हैं, मोडेलिटीज़ की भी बात करते हैं और इसी तरीके से कॉन्कॉमिटेंट की भी बात करते हैं। कॉन्कॉमिटेंट वो अल्फाज होते हैं जो लाज़िम व मलज़ूम होते हैं, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है या एक के साथ दूसरा वाक़या हो जाता है, या हम इसको मौमन अलामत के तौर पर भी कह सकते हैं। उन अलामात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है जो आम तौर पर किसी अलामत के साथ होती हैं या इनकी पैरवी करती हैं। ये अलामत को इसीलिए बात कर रहे हैं कॉन्कॉमिटेंट्स की, क्योंकि जब कॉन्कॉमिटेंट्स आ रही होती है इसका मतलब है कि इसके साथ कोई दूसरी अलामत भी होगी या ये किसी दूसरी अलामत के साथ पैरवी कर रही है या आगे कुछ अलामात को वाज़े करेगी, तो इसलिए कॉन्कॉमिटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है रेपर्टरीज के अंदर। अगरचे अक्सर मटीरिया मेडिका में दबाव पड़ता है, बहुत से मटीरिया मेडिकाज ऐसे हैं जिनमें कॉन्कॉमिटेंट्स की बात की जाती है, लेकिन अगर कॉन्कॉमिटेंट्स भी लिख दिए जाएँ तो इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अलामतों को पहले कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिलती थी और ना ही रेपर्टरी में कोई ख़ास फॉर्मेट था। इनमें मामूल की मॉडलिटी थी जिनका इख्तिताम इस तरह से हुआ: विद, ड्यूरिंग, फ्रॉम, एट्सेट्रा। ताहम इन अल्फाज के साथ ख़त्म होने वाली बहुत सी दीगर अलामात सही मौमन नहीं थी, जिसके नतीजे में हम आहंग अलामात बड़े पैमाने पर नापेद होगी। ये जब से मटीरिया मेडिकाज लिखे जा रहे हैं, जब अच्छे तरीके से कॉन्कॉमिटेंट्स नहीं मिली, कोई मौमन अलामात उनके साथ नहीं मिली, तो बहुत सी अलामात ऐसी हैं जो कि क्लिनिकली या दोबारा से अप्रूविंग होने वाली हैं। उनमें से बहुत सी अलामात स्किप होगी, उनमें नापेद होना पाया गया क्योंकि उन अलामात की ज़रूरत ही नहीं बनती थी। यही एक वजह है कि हमने सिंथेसिस रेपर्टरी को हम आहंग अलामात के लिए एक ख़ास फॉर्मेट अपनाने का फ़ैसला किया है, जो अक्सर एक नादर और मखसूस अलामत होती है। एक सही मौमन अलामत एक अहम अलामत होती है जो आम तौर पर किसी और अलामत के साथ मुंसलिक होती है। अचानक रूनमा होने वाला वाक़या खुद एक अलामत बन जाता है। हम आहंग या मौमन अलामत दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब ये है कि दो जगहें ऐसी हैं जहाँ कोई होम्योपैथ जा सकता है और मौमन या हम आहंगी वाली अलामत तलाश कर सकता है। मिसाल के तौर पर अस्थमा अकम्पनेड बाय हेमराइड्स। इन अलामात को सांस या मकद रेक्टम में तलाश किया जा सकता है। सिर्फ सिंथेसिस रेपर्टरी में ये कॉन्कॉमिटेंट दवाई के साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी। दूसरी जगह पर साबका अलामत की तरफ हवाला देने वाला रूब्रिक होगा। ये हवाला देते हुए रूब्रिक्स बहुत सारी कॉन्कॉमिटेंट तैयार करते हैं जो अब तक पोशीदा हैं, मरी या नमूदार हैं। सिंथेसिस रेपर्टरी के अमूमी ढांचे के मौमन ये हैं। अब सिंथेसिस रेपर्टरी को अगर हम देखते हैं तो उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरलाइज स्ट्रक्चर है, उसको हम देखते हैं तो उसमें हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। उस तरीके से हमें कॉन्कॉमिटेंट्स मिलते हैं। सिम्टम अकम्पनेड बाय सिम्टम 2, सिम्टम 1 होता है, फिर अकम्पनेड होता है और उसके बाद सिम्टम 2 होता है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ मौमन के तौर पर आ रहे हैं, कॉन्कॉमिटेंट्स के तौर पर आ रहे हैं। इसी तरीके से अकम्पनेड बाय मोडेलिटीज़ के दरमियान तरतीब दिया गया है और इसी तरह से समझा जाता है। अकम्पनेड बाय के तहत हमें वो सारे सब रूब्रिक्स मिलते हैं जो दी गई अलामात के मौमन हैं। अकम्पनेड बाय सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है दो पैथोलॉजीज़ की हम आहंगी या मौमन अलामात के तौर पर दबाव डालने के लिए। मिसाल के तौर पर वर्टिगो अकम्पनेड बाय अस्थमा। अब हम बात करते हैं कि वर्टिगो अकम्पनेड, अब ये भी कॉन्कॉमिटेंट है और क्या कर रहा है, इसकी मोडेलिटीज़ भी बना रहा है और इसके साथ अल्टरनेट भी कर रहा है, यानी कि वर्टिगो अकम्पनेड कर रहा है अस्थमा के साथ। अस्थमा में वर्टिगो का होना पाया जा रहा है। तो इसी तरह से इस सिम्टम में एक पैथोलॉजी पाई जा रही है जिसमें मौमन अलामत के तौर पर दबाव डाला जा रहा है, यानी कि वर्टिगो है, अकम्पनेड है और उसके बाद अस्थमा है। अजीब इत्तेफाक, दो दर्दों या दीगर अलामात की निशानदेही करने के लिए अकम्पनेड बाय का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एक इत्तेफाक है, दो दर्दें हैं, दो पेन्स की सिम्टम ले रहे हैं, तो उनमें क्या अकम्पनेड को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सिम्टम पूरी करते हैं या हमें मतलूबा रेमेडी ढूंढने में इस तरीके की सिम्टम हम एंटर करेंगे अकम्पनेड बाय के साथ, तो हमें एक रूब्रिक मुकम्मल मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज़, पेन, शोल्डर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, फिर हम पेन के चैप्टर में जाएंगे। एक्सट्रीमिटीज़ चैप्टर है हमारा मेजर चैप्टर, उसमें हम पेन देखेंगे। पेन किस में है, शोल्डर में। शोल्डर कौन सा है, राइट साइड का। अकम्पनेड बाय
उसके साथ क्या होता है, उसका कॉमन सिम्टम कौन सा है, लेग पेन इन लेफ्ट, यानी कि शोल्डर की पेन तो राइट साइड की है लेकिन उसके साथ पेन किसकी हो रही है, लेग की, और वो लेग की पेन कौन सी है, लेफ्ट साइड की। तो इस तरीके से अकम्पनेट दो तरह की पेन है, एक शोल्डर की पेन और दूसरी लेग की पेन, लेकिन इसको मिलाने के लिए कॉमन सिम्टम के तौर पर अकम्पनेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अमूमी तौर पर हम आंगी कॉमन अलामात भी मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि इस बात की निशानदेही करना है कि दी गई शिकायत आम तौर पर एक दूसरे के साथ होती है, यानी आम तौर पर वो खुद ही जाहिर नहीं होती है। इस अमूमियत को बोनिंगहाउसन ने रेपर्टरीज में मुतारफ़ कराया है और बोगर DG2 में इंतहाई वाज़ेह अलामात जैसे कोराइज़ा कॉन्कोमिटेंट्स की तरफ रहनुमाई की है। सिंथेसिस रेपर्टरी में अकम्पनेड बाय तमाम केसेस में कंप्लेंट्स अदर के बाद जुमला आता है, मिसाल के तौर पर नोज कोराइज़ा अकम्पनेड बाय कंप्लेंट्स आफ्टर। हम मौमन या हम आहंग अलामात के इजहार के लिए मारूफ तरीका जानते हैं। अगर दिमागी अलामात के साथ पैथोलॉजी भी मौजूद हो, मसलन माइंड सैडनेस, टेस्ट बिटर टेस्ट इन माउथ विद इसकी दवाई दिमाग के बाब में, दिमाग के चैप्टर में मौजूद होती है, सिवाय इसके कि जब जिस्मानी शिकायत वाज़े तौर पर ज़हनी पेचीदगी की वजह से निशानदेही करती हो। मिसाल के तौर पर साइन लिकोरिया विद, लेकिन पेल्पिटेशन, ग्रीफ फ्रम वगैरह, गम की वजह से धड़कन बढ़ जाती है और इसी तरीके से रोने से, कराहने से लिकोरिया की सिम्टम पैदा हो जाती है। तो ये सिम्टम भी इसी तरीके से कंकॉमिटेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर दिमाग के साथ दो मौमन हम आहंग अलामात मौजूद हों तो मसलन लाफिंग एंजाइटी ड्यूरिंग एंगर, लाफिंग विद ब्रस्ट ऑफ एट्सेट्रा। अगर मोडेलिटी भी मौजूद हो जैसा कि चिल ड्यूरिंग, अब सर्दी है तो ड्यूरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, इसका मतलब मोडेलिटी है। फीवर ड्यूरिंग, परस्पायरेशन ड्यूरिंग, एपायरेक्सिया ड्यूरिंग। अब एपायरेक्सिया ड्यूरिंग, अब यहाँ पे ड्यूरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मोडेलिटी पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर ये अलामत इस तरह लिखी जाएगी, हॉट ब्रीथ चिल ड्यूरिंग, सर्दी के दौरान सांस गर्म हो जाती है, ये इसकी मोडेलिटी के साथ सिम्टम लिखा जा रहा है, हॉट ब्रीथ चिल ड्यूरिंग। सर्दी, बुखार या पसीने की अलामात के माबैन कुछ दूसरे केसेस में इन दोनों हालतों में फ़र्क पाया जाता है। नंबर 1 हम बात करते हैं, बुखार या बुखार की हालत में पसीना आने की वजह से भी इस तरह की अलामत पैदा हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर स्टमक वॉमिटिंग, परस्पायरेशन ड्यूरिंग, उल्टी आम तौर पर बुखार की वजह से पसीना आने की हालत के दौरान होती है, या हम ये कह सकते हैं कि पहले पसीना फिर पसीने की वजह से उल्टी होती है। नंबर 2, अलामत का इजहार सर्दी, बुखार या पसीने की वजह से नहीं होता। जब शिकायत पैदा होती है तब कुछ सर्दी, बुखार या पसीना आना ही होता है। आखिरी सूरत में इस फॉर्मेट पर अकम्पनेड बाय की पैरवी की जाती है। मिसाल के तौर पर स्टमक वॉमिटिंग अकम्पनेड बाय परस्पायरेशन। इस खास मरीज़ में कै के साथ पसीना आता है, जब वो कै करता है तो पसीना भी आता है, पहले उल्टी फिर कै की वजह से पसीना आता है। मुदरजा झेल सूरत में हम वाज़े तौर पर नए नहव के इस्तेमाल की तस्दीक करते हैं। अगर हम आंगी मौमन अलामत में से एक है जैसा कि नौजिया विद, अब मिसाल के तौर पर देखते हैं, हेड पेन अकम्पनेड बाय नौजिया। हर एक के साथ मौमन अलामत के लिए कम अज़ कम एक हवाला देने वाला रूब्रिक होता है। अहम रूब्रिक का इंतखाब हवाला देने वाले रूब्रिक के बरखिलाफ बयान किया जाता है, इसी कवायद के मुताबिक जिसके मुतबादल अलामात मौजूद होती हैं। अगर हम आंगी या मौमन अलामत में किसी ख़ास लोकलाइजेशन में सनसनी या हसासियत शामिल हो तो सबसे पहले लोकलाइजेशन लिखें। मिसाल के तौर पर ऐसे मत लिखें, अकम्पनेड बाय स्टिचेस इन द हार्ट। ये आपने रेपर्टरी में एक सिम्टम लिखना है, तो आप इस तरीके से सिम्टम एंटर नहीं करेंगे कि पहले अकम्पनेड बाय लिखें उसके बाद आप स्टिचेस इन हार्ट लिखें, लेकिन हम इसी अलामत को इस तरीके से लिखेंगे, अकम्पनेड बाय हार्ट स्टिचेस इन द।
यानी कि हार्ट को हम सिंथेसिस रेपर्टरी में बात करेंगे तो हमने जो पहला लफ्ज़ है हार्ट का, जो लोकलाइजेशन वाली बात है, उसमें हार्ट को कैपिटल वर्ड एच के साथ लिखेंगे। ये भी नोट करें कि लोकलाइजेशन सिंथेसिस रेपर्टरी वर्जन 8 के बाद बड़े हरूफ के साथ लिखी गई है। बाज़ औक़ात हवाला देने वाले 2 रूब्रिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब पहला हवाला देने वाला रूब्रिक अकम्पनेड बाय के फॉर्मेट की पैरवी नहीं करता है और रेपर्टरी में किसी दूसरे हिस्से का हवाला देता है, तो ये एक ख़ास मसला है कि अगर एक मशहूर रूब्रिक को हवाला देने वाले रूब्रिक में तब्दील किया जाए ताकि रूब्रिक्स का हवाला देने के लिए मुकर्रर करदा कवायद को लागू किया जा सके। मिसाल के तौर पर स्टमक, नौजिया, हेडेक, ड्यूरिंग, ये एक मारूफ रूब्रिक है, लेकिन हमारे असूलों के मुताबिक इसकी दवाई को इंतहाई अहम बाब हेड में होना चाहिए। 2 हवाला देने वाले रूब्रिक्स तैयार किए गए हैं, जैसा कि स्टमक, नौजिया, अकम्पनेड बाय हेडेक, इसमें भी हम देखेंगे। लेकिन जबकि स्टमक, नौजिया, हेडेक, ड्यूरिंग, इस कुलिये से भी हम देख सकते हैं कुछ केसेस में सर्दी, बुखार, पसीने के रूब्रिक्स अकम्पनेड बाय का हवाला देने वाले रूब्रिक की नई फॉर्मेट की पैरवी कर सकता है। मिसाल के तौर पर हवाला देने वाला रूब्रिक चिल अकम्पनेड बाय हॉट ब्रीथ की तरफ इशारा करता है कि रेस्पिरेशन, हॉट ब्रीथ, चिल ड्यूरिंग। जुबान के हम आंगी या मुआवन अलामत रंगों को अकम्पनेड बाय के साथ ज़ाहिर किया गया है। इसकी दवाई सबसे अहम रंग के सब रूब्रिक के तौर पर लिखी गई है और दूसरे रंग में एक हवाला देने वाला रूब्रिक मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये रूब्रिक देखें, डिस्कलरेशन, टंग वाइट अकम्पनेड बाय साइड्स क्लीन। बाज़ औक़ात 2 से ज़्यादा खसूसियात मुतलका हम आंगी मुआवन अलामात होती हैं। अकम्पनेड बाय का इजहार सिर्फ एक ही बार अलामत में होना चाहिए। मामूल के मुताबिक इसकी दवाई सिर्फ एक ही जगह पर होती है जहां दीगर तमाम अलामात ज़ाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर अ वाइट टंग विद अ ब्लैक स्ट्रीक इन द सेंटर अकम्पनिंग लिवर डिजीज़। इसकी दवाई बुनियादी रूब्रिक में मौजूद है, यानी कि वो रूब्रिक कौन सा है और उसको हम किस तरीके से रेपर्टरी में एंटर करेंगे। एब्डोमेन, लिवर एंड रीजन ऑफ लिवर कंप्लेंट्स ऑफ अकम्पनेड बाय टंग वाइट हेवली कोटेड एंड ब्लैक स्ट्रीक डाउन सेंटर। इस अलामत की तरफ हवाला देने वाला रूब्रिक ये है। माउथ डिस्कलरेशन, टंग वाइट हेवली कोटेड अकम्पनेड बाय सेंटर एंड लिवर डिजीज ब्लैक स्ट्रीक डाउन। 2 से ज़्यादा मुतलका हम आंगी मुआवन अलामत की एक और मिसाल मुदर्जा ज़ेर है। मटीरियल मेडिका में एक सिम्टम लिखा हुआ है, ड्राई वाइट टंग इन एंडोकार्डाइटिस। सिंथेसिस रेपर्टरी में इसकी दवाई इंतहाई अहम रूब्रिक में मौजूद है, लिहाजा सीने में अलामत कैसी होगी। हम सिम्टम किस तरीके से एंटर कर रहे हैं रेपर्टरी के अंदर। सिंथेसिस रेपर्टरी में चेस्ट के बाद इन्फ्लेमेशन देखेंगे, उसके बाद लोकलाइजेशन की बात हो रही है, उसमें हार्ट आ रहा है और हार्ट में फिर लोकलाइजेशन एंडोकार्डियम की है और उसमें अकम्पनेड बाय टंग ड्राई एंड वाइट। थैंक यू वेरी मच।